तो अब मैं आपको कराने जा रहा हूं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, इससे सवाल आते ही आते हैं। ये जो लेक्चर मैं आपको करा रहा हूं इसमें मैं आपको पूरे चैप्टर का ओवरव्यू दे दूंगा। इसके बाद जो लेक्चर आने वाले हैं उस लेक्चर में मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगा, हर एक्सरसाइज के हर क्वेश्चंस कराऊंगा, साथ में सारे के सारे एग्जाम्पल्स भी जो बुक के बीच बीच में दिए गए। तो चलिए समझते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अभी तक हमें ये तो पता लग गया था पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन में लोकेट कैसे करेंगे। अब हमारा टास्क है जो 2 पॉइंट कार्टेशियन प्लेन में, जरूरी नहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक फर्स्ट में, एक सेकंड में, एक फर्स्ट में, एक थर्ड में, एक सेकंड में, एक थर्ड में, एक फोर्थ में, एक थर्ड में, उनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। अगर आपको ये डिस्टेंस निकालना आता है तो आप 2 जगह के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हो जो अर्थ पर है। किसकी मदद से? लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की मदद से, क्योंकि अर्थ पर भी ऐसी ही लाइनें जा रही हैं एक दूसरे के पैरेलल, लॉन्गिट्यूडनल लाइन और लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स क्या होती है? जो पोल टू पोल कनेक्ट करती है। लैटिट्यूड क्या है? जो इक्वेटर के पैरेलल जा रही हैं। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो हम किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल पाएंगे। तो देखिए ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये तो मैंने फॉर्मूला लिखा ही है डिस्टेंस निकालने का, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। जैसे ये है, इसका प्रूफ भी मैं भी कराने वाला हूँ। पहले इस फॉर्मूले को यूज करना सिखाऊंगा क्योंकि प्रूफ आपके पेपर में नहीं पूछा जाता, फिर भी मैं करा दूंगा। जैसे एक पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट्स माने x1, y1। x1, y1 क्यों माने? क्योंकि P एक पॉइंट है, ये पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है, किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है, किसी भी एक्सिस पर हो सकता है। तो इसके x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट बदल सकते हैं। तो मैंने ऐसी वैल्यू ली है जो वेरिएबल हो, जो बदल सके, ताकि हमारा P कहीं पर भी लाई कर सके। ऐसी एक और पॉइंट है Q, ये तो दूसरा पॉइंट है Q, इसके कोऑर्डिनेट माने x2, y2। इसके भी कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकते हैं क्योंकि मैंने ये नहीं बताया कि पॉइंट Q कहाँ पर लोकेटेड है। तो अब देखते हैं D क्या है? P और Q के बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। तो D बराबर PQ है, क्योंकि PQ का यही मतलब होता है P से Q की दूरी, और D निकालने का यह फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कहाँ से आया है मैं प्रूफ करूंगा, पाइथागोरस थ्योरम की मदद से प्रूफ हो जाएगा। पर उससे पहले फॉर्मूला प्रूफ करने से पहले मैं आपको कुछ सवाल करके दिखलाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूँ फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 3,5, इसको पॉइंट A क्या देता है, एंड 6,9, इसको पॉइंट B कह देते हैं। तो मान लीजिए आपको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। अब आपके पास 2 तरीके हैं। पहला, आपको दोनों पॉइंट दिए हैं, इन दोनों पॉइंटों को लोकेट कीजिए कार्टेशियन प्लेन में, XY प्लेन में या कोऑर्डिनेट प्लेन में, और फिर स्केल से A और B के बीच का डिस्टेंस नाप लीजिए। पर स्केल से ये डिस्टेंस नापा जा सकता है, पर जो एक्चुअल में बड़े बड़े डिस्टेंस होते हैं वो स्केल नहीं नाप पाएंगे, और ये पॉसिबल भी ना हो। जो बहुत बड़े बड़े नंबर हैं आप उन्हें कार्टेशियन प्लेन पे अच्छी तरह से वेल डिफाइंड फॉर्म में, वेल नीट एंड क्लीन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाओ, लोकेट कर पाओ, तो फॉर्मूला जरूरी हो जाता है। अब देखिए फॉर्मूला कैसे लगाएंगे। फॉर्मूला लगाने से पहले आपको किसी एक पॉइंट को A और B मानना पड़ेगा, मतलब किसी को पहला पॉइंट, किसी को दूसरा पॉइंट मानना पड़ेगा। तो पहले लेट करते हैं, लेट डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, उसको मान लिया D। और क्या लेट कर रहे हैं? ये जो A है ना, ये पहला पॉइंट है x1, y1, और ये जो B है ये दूसरा पॉइंट है x2, y2। अब वी नो, हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस का। फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस निकालने का? स्क्वायर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब पुट कर दीजिए वैल्यू। x1 क्या है? x1 है 3, x2 क्या है? x2 है 6। एक चीज और, अगर दो ऑर्डर्ड पेयर बराबर हैं, इफ 2 ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल, मतलब अगर x1 y1 बराबर हो जाए x2 y2 के, तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी बराबर होते हैं। तो x1 को देन इफ अगर ये है तो देन ये होगा, x1 x2 के बराबर होना चाहिए और y1 y2 के बराबर होना चाहिए। दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल होनी चाहिए।
तो देखिए अगर ये दोनों बराबर है तो x1 3 के बराबर हो गया, y1 5 के बराबर हो गया, x2 6 के बराबर हो गया, y2 9 के बराबर हो गया। तो y1 क्या है 5 और y2 क्या है 9। d ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर, और -3 का स्क्वायर क्या होता है +9, -4 का स्क्वायर 16, और ये आ गया 25 स्क्वायर रूट 25, ये हो गया 5 यूनिट्स। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा 5 यूनिट। आप स्केल से नाप सकते हो। अगर आप स्केल 1-1 सेंटीमीटर का लेते हो तो इन दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी नापोगे, तब इन दोनों पॉइंटों को आप लोकेट कर दोगे ग्राफ पेपर पे, तो 5 यूनिट ही आएगी। तो ये मैंने आपको फॉर्मूला लगा के दिखलाया है, डिस्टेंस फॉर्मूला। एक बार और लगा के दिखलाता हूँ, इस बार नंबरों को कुछ और ले लेते हैं। तो नंबरों को ले लेते हैं -16 3, और इस नंबर को ले लेते हैं -1 और -10। तो वही लेट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी डी माना, और इस बार ए और बी हमारे चेंज हो चुके हैं। ए क्या है हमारा, ए है हमारा -16 -16,3, और बी क्या है -1, -10। ठीक है, यहाँ की चीज़ें बदल जाएंगी। तो देखिए अब कैसे करेंगे, बताइए x1 क्या है। x1 क्या है -16, x2 क्या है -1। अगर आपने ऐसे लिखा है तो आपने गलत लिखा है। क्यों? क्योंकि आपने फॉर्मूले वाला माइनस नहीं लगाया। तो पहले आएगा फॉर्मूले वाला माइनस, उसके बाद x2 की वैल्यू भी -1 है, ये हो जाएगा। उसके बाद y1 क्या है, y1 ये रहा 3, y2 क्या है -10। अगर आपने ऐसे लिखा है तो अभी भी गलत है, क्योंकि फॉर्मूले वाला माइनस लगाओ और फिर y2 की वैल्यू भी -10 है, तो एक और माइनस, और मैथ में 2 साइन एक साथ आते हैं तो ब्रैकेट लगा देते हैं। अब देखिए ये क्या हो जाएगा -16 + 1, और ये हो जाएगा -, ये हो जाएगा -15 और ये 13। अब देखिए -15 का स्क्वायर क्या होता है 225, और ये हो गया 169। ऐड कर दीजिए, 4 कैरी गया 7 9 3, और इतना यूनिट्स आ गया। जरूरी नहीं है स्क्वायर रूट से चीज़ें बाहर निकले, वैसे इसके पेयर बना सकते हो, जिसका भी पेयर बन जाएगा वो बाहर आ जाएगा। और अगर ऐसे भी छोड़ दोगे तो भी ये नहीं है, गलत है, बस थोड़ा और सिंप्लीफाई नहीं करा हमने। पर अभी मैं आपको फॉर्मूला लगाना सिखाना चाहता हूँ, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी। अब फिर से x1 क्या था -16, और x2 क्या था -1, ये फॉर्मूले वाला माइनस है। y1 क्या था 3, और y2 क्या था -10, ये फॉर्मूले वाला माइनस है। माइनस माइनस प्लस, ये हो गया माइनस प्लस माइनस, साइन आएगा बड़े वाले का, ये हो गया माइनस माइनस प्लस, दोनों ही प्लस के हैं। फिर 15 का स्क्वायर करा, 13 का स्क्वायर करा, और दोनों के स्क्वायर को जोड़ दिया। ये ऐड करोगे 14 का एक कैरी जाएगा, 7 और 2 9 और ये 1, तो इतना यूनिट आ गया डिस्टेंस। तो उम्मीद करता हूँ ये फॉर्मूला आपको यूज करना आया होगा। अब देखते हैं इस फॉर्मूले का प्रूफ कैसे करेंगे। तो देखिए एक पॉइंट ये है P, आर्बिट्री पॉइंट है, कहीं पर भी हो सकता है। एक पॉइंट ये है Q, तो मुझे ये डिस्टेंस निकालना है जो P और Q का है। P और Q के बीच वाला डिस्टेंस निकालना है। ये इस डिस्टेंस को मान लेते हैं D, लाइन थोड़ी सीधी बना देता हूँ। इस डिस्टेंस को मान लेते हैं D, तो मुझे D निकालना है। अब आप मुझे ये बताइए, अगर ये x1 है तो बताओ, तब मैं इससे x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये कहाँ, यहाँ पर क्या आना चाहिए, x1 आना चाहिए, क्योंकि किसी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट एक ऐसी लाइन होती है जो उस पॉइंट से गुजरे और x एक्सिस को इंटरसेक्ट करे, तो वहाँ पर वही वैल्यू आए जो x कोऑर्डिनेट पे लिखी थी। तो अगर ये x1 है तो इसके नीचे x एक्सिस पे आना चाहिए x1। ऐसे ये y1 है तो तब मैं y इस पॉइंट से y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालूंगा, तब आना चाहिए y1, तो यहाँ पर होगा y1। ऐसे ही ये परपेंडिकुलर बना देता हूँ थोड़ा। ऐसे ही अगर यहाँ पर x2 है, मतलब तब मैं x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालूंगा, तो यहाँ पर पॉइंट कौन सा रहा होगा, x2, क्योंकि यहाँ पर जो पॉइंट रहा होता है वही लिखते हैं पहला नंबर।
और ऐसे ही अगर मैं वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालूंगा तो कौन सा पॉइंट रहा होगा, y2। ठीक है, तो ये y1, ये y2, ये x1 है x2। अब आप एक ट्राइंगल बना लीजिए, इसको एक्सटेंड करा और मान लेते हैं यहाँ पर कोई पॉइंट r है। क्या आप मुझे r के कोऑर्डिनेट बता सकते हो? हाँ बता सकते हैं। कैसे बताइए? एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालोगे क्या आएगा, x2। वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालोगे क्या आएगा, y1। तो r के कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y1, x2 y1, ये हो गए r के कोऑर्डिनेट्स। अब ये आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है और राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, मैं ये वाला पार्ट इरेज करके आपको पाइथागोरस थ्योरम लगा के दिखलाता हूँ। पहले समझते हैं पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है। तो आपने 7th क्लास में पढ़ी होगी पाइथागोरस थ्योरम। ये राइट एंगल ट्राइंगल पे लगती है। इस लाइन को क्या कहते थे, इस साइड को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, पी इसको बेस, और इसको जो 90 के सामने हाइपोटेन्यूस मतलब एच, कर्ण, लंब आधार कर्ण। और पाइथागोरस थ्योरम कहती है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल होता है एच स्क्वायर के। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे अगर आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हो और एक साइड 6 सेंटीमीटर है, एक 8 सेंटीमीटर है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम से ये निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? ये हो गया P, ये हो गया B, इसको मान लीजिए H। तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है H स्क्वायर के बराबर। ये पाइथागोरस थ्योरम है। P की वैल्यू हो गई 6, यूनिट बाद में लिख देंगे। B की वैल्यू हो गई 8 और H की वैल्यू अननोन है। 36, 64 इक्वल टू एच स्क्वायर। ये ऐड करोगे आ जाएगा 100 इक्वल टू एच स्क्वायर। अब किस नंबर का स्क्वायर होता है 100? आंसर है 10। और अगर आपको वो नंबर निकालना है तो स्क्वायर है, लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो रूट हो जाएगा। अब बताइए 100 का रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है, 10। तो एच की वैल्यू आ गई 10। सारी चीज़ सेंटीमीटर में थी तो ये भी सेंटीमीटर में है। तो इस तरीके से हमने पाइथागोरस थ्योरम की मदद से एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसकी 2 साइड दी थी उसकी तीसरी साइड निकाल ली, जो कि हाइपोटेन्यूस से कर्ण है। तो वही थ्योरम हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। तो हम कहेंगे ट्राइंगल पी क्यू आर इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। और अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है, क्यू आर, क्यू आर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस क्या है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। बेस क्या है, पी आर, तो पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू किसके होता है, हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के। हाइपोटेन्यूस क्या है, पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है। ये जो फॉर्मूला है इसका प्रूफ आपके पेपर में नहीं आने वाला, तो उतना ज़्यादा आपको वो नहीं सोचना कि आपको कम समझ में आया है या बार बार प्रैक्टिस कर रहे हो, ये पेपर में नहीं आएगा। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको पता हो ये फॉर्मूला काम कैसे करता है। अब देखिए क्यू आर निकालते हैं। क्यू आर कितना होगा, क्यू आर, ये डिस्टेंस आपको निकालना है। ये डिस्टेंस इसके बराबर होगा इसके। और ये डिस्टेंस कितना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर होता 4 और यहाँ पर होता 10, तो ये 10 क्या है, 0 से लेके यहाँ तक की दूरी है 10 और 0 से लेके यहाँ तक की दूरी है 4, तो ये कितना बचा, 6। तो आप 10 में से 4 घटा देते 6 आ जाता। तो इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं क्यू आर क्या हो जाएगा, तो y2 माइनस y1, इस पूरी दूरी को कहेंगे y2, इस पूरी दूरी को कहेंगे y1, और अगर मैं y2 में से y1 घटा दूंगा तो ये वाला पार्ट बचेगा। ये क्या होगा, y2 माइनस y1। देख भी सकते हो 10 में से 4 घटाएंगे 6, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1। और बताइए पी आर क्या हो जाएगा, पी आर ये रहा। ये कैसे निकालेंगे, ऐसे मान लीजिए ये हमारा हो गया, ये हमारा हो जाता 10 और ये हमारा हो जाता 5 मान लीजिए। तो बताइए डिस्टेंस क्या होता, 10 का मतलब है 0 से लेके x2 तक का डिस्टेंस है 10 और 0 से लेके x1 का डिस्टेंस है 5। तो ये डिस्टेंस कितना होता, 10 माइनस 5, 5, मतलब x2 में से x1 घटा देते, आंसर आ जाता। ये समझाने के लिए लिखे, एक्चुअल नहीं है वैल्यू। तो पी आर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 इक्वल टू पी क्यू कितना है, पी क्यू को तो हमने d मान रखा है, d मतलब डिस्टेंस। अब देखिए स्क्वायर हो रहा है किसी चीज़ का, तो आप इनको ऐसे भी लिख सकते हो कि प्लस में है दोनों चीज़ें और दोनों चीज़ों का स्क्वायर है, आंसर तो पॉजिटिव पॉजिटिव आने वाला है। तो आप चाहो तो, क्योंकि 5
2 + 3 भी 5 होता है और 3 + 2 भी 5 होता है। तो कम्यूटेटिव होते हैं, एडिशन कम्यूटेटिव होता है, ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो आप चाहो तो इसको आगे रख सकते हो क्योंकि प्लस ही हो रहा है, और इसको पीछे रख सकते हो, बराबर d²। अब देखिए वही फॉर्मूला बन गया लगभग। तुम कहोगे x1 और यहाँ पर x1 पहले है, वहाँ पर x2 पहले है, तो स्क्वायर करोगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए 5 में से 3 घटा के स्क्वायर कर लीजिए तो भी 4 आएगा, और 3 में से 5 घटा के स्क्वायर कर लीजिए तो भी 4 आएगा। तो ऑर्डर बदलने से माइनस आता है और स्क्वायर होके तो फिर से प्लस हो जाएगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ x1 - x2 का स्क्वायर, और इसे लिखा जा सकता है y1 - y2 का स्क्वायर। किसी भी दो नंबर को देख लेना, ऐसे घटाओ और उसे रिवर्स करके घटाओ और फिर स्क्वायर कर दो, आंसर हमेशा सेम आएगा। और ये हो गया d²। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर होता है तो उस साइड जाके रूट डल जाता है, तो यहाँ पर स्क्वायर है तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, रूट x1 - x2 का स्क्वायर y1 - y2 का स्क्वायर इक्वल टू d, और d को इस साइड लिख देते हैं। और ये आपका फॉर्मूला बन चुका है। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, पाइथागोरस थ्योरम की मदद से आया है, और ये रहा फॉर्मूले का प्रूफ। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब कुछ स्पेशल केस में आपको कराने वाला हूँ। ये फॉर्मूला आपको हर दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल के दे देगा, जो हर दो पॉइंट कार्टेशियन प्लेन में होंगे। पर क्या हमेशा फॉर्मूला लगाना जरूरी है? तो ये कुछ स्पेशल केस में आपको बताने वाला हूँ। अगर उनमें से कोई भी स्पेशल केस आपके सामने होगा तो आप इस फॉर्मूले को लगाने से बच सकते हो। कोई आसान फॉर्मूला लगा सकते हो, या थोड़ा सा आसानी से वो सवाल किया जा सकता है। तो वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए वो स्पेशल केस क्या है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, पर वो दोनों पॉइंट अब एक्स एक्सिस पे है, लाइज ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, या फिर ये कह लीजिए कि एक ही एक्सिस पर है। अभी एक्स एक्सिस के लिए बताता हूँ। दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है जो एक्स एक्सिस पर है। तो देखिए मान लीजिए एक पॉइंट हो गया 2,0 एक्स एक्सिस पर है, एक हो गया 10,0। तो इसके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालोगे? अब आप डिस्टेंस फॉर्मूला क्यों लगाओगे, इतना मुश्किल थोड़ा लगाना। यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 10, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दूरी है 2, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 10 - 2, 8 यूनिट। कितना हो जाएगा, 8 यूनिट। वही चीज़ हम यहाँ पर करने वाले हैं। जरूरी नहीं है एक्स एक्सिस पे हो, अगर पॉइंट ऊपर भी होते और उस लाइन पर होते जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, उस लाइन पे होते जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अब अगर कोई ऐसी लाइन है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो y की वैल्यू तो सेम होगी दोनों पे। फिर y की वैल्यू ऊपर हो गई, y की वैल्यू नीचे हो गई, y की वैल्यू कम ज़्यादा होगी तो लाइन पैरेलल ही नहीं रहेगी। तो हम ये ना लिख के ये लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स लाई ऑन लाइन, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट लाई ऑन लाइन, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हम उन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने वाले हैं जो पॉइंट एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइन जा रही है उस पर हो। जैसे ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, ये हो गई हमारी वाई एक्सिस, और अब दो पॉइंट हैं, हमें उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। ये हो गया x1, y1, ये हो गया x2, y2। पर ये दोनों पॉइंट उस लाइन पर हैं जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है। देखिए एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो कैसे निकालेंगे डिस्टेंस? एक चीज़ तो तय है, अगर ये दोनों पॉइंट उस लाइन पर है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो y कोऑर्डिनेट तो सेम होगा। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स लाई ऑन लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इसके लिए क्या होगा, y1 इक्वल होगा y2 के। अगर y1 y2 के इक्वल है तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या है, x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। x1 जरूरी नहीं है x1 x2 के बराबर हो, क्योंकि पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है, पर उस लाइन पे होंगे जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और अगर उस लाइन पे होंगे जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो y कोऑर्डिनेट सेम होगा। क्योंकि अगर y कोऑर्डिनेट अलग हो गया तो वो जो लाइन गुजरेगी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं होगी। तो x1 - x2 का स्क्वायर
और ये y1 माइनस y2 ये दोनों तो बराबर है, तो कटा, तो चलो एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, y2 की जगह y1 ही रख दिया। d इक्वल टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर। d इक्वल टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटा, तो ये आ गया x1 माइनस x2। पर क्या पता x1 की वैल्यू छोटी हो, x2 की वैल्यू बड़ी हो। अगर x1 की वैल्यू छोटी है और x2 की वैल्यू बड़ी है, तब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो डिस्टेंस नेगेटिव आ जाएगा, और डिस्टेंस नेगेटिव होता नहीं है तो हम एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन यूज करेंगे। तो इतना यूनिट डिस्टेंस होगा, इतना यूनिट्स। और आप देख भी सकते हो, अगर वो दोनों पॉइंट एक दूसरे, वो दोनों पॉइंट ऐसे हैं कि वो एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, यहीं पर एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो बताओ इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा। यहाँ पर 3 रखना पड़ेगा क्योंकि दोनों की वाई कोऑर्डिनेट सेम होनी चाहिए अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन जा रही है तो आप 10 में से 2 घटा दो 8 होगा। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो 2 में से 10 घटाओगे -8, और एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन उसे कर देगा +8। ये हो गया पहला स्पेशल केस। अब देखते हैं दूसरा स्पेशल केस। डिस्टेंस बिटवीन two points lie on a line parallel to y एक्सिस। इस बार जो 2 पॉइंट है ना वो उस लाइन पर है जो y एक्सिस के पैरेलल है। तो ये देखिए ये बन गई लाइन, और इस पर है 2 पॉइंट x1, y1, और इसको मान लेते हैं q, x2, y2। अब ये दोनों पॉइंट किस लाइन पर है, जो y एक्सिस के पैरेलल है। अगर y एक्सिस के पैरेलल है लाइन, तो x कोऑर्डिनेट तो दोनों के लिए सेम रहेगा, मतलब x1 और x2 सेम रहेंगे, क्योंकि अगर दोनों के x कोऑर्डिनेट सेम रहेंगे तभी तो वो लाइन y एक्सिस के पैरेलल जाएगी। अगर मैं x कोऑर्डिनेट बदल दूंगा तो वो लाइन y एक्सिस को काट देगी। ठीक है, फिर तो x1 किसके बराबर है, x2 के। अब अगर मैं डिस्टेंस फार्मूला लगाऊं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो x1 x2 के बराबर है, तो मैं x2 को भी x1 लिख सकता हूँ। y1 माइनस y2 ये हो जाएगा 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये हो गया 0, और ये हो जाएगा y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और 0 जोड़ने का कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया y1 माइनस y2। अब अगर y1 बड़ा है y2 से, जैसे मान लीजिए ये है 2,10 और ये है, क्योंकि x कोऑर्डिनेट सेम होना चाहिए 2,12, तो डिस्टेंस के 2,2, तो डिस्टेंस क्या आएगा सब्ट्रैक्ट करके 10 माइनस 2, 8 यूनिट आ जाएगा डिस्टेंस। तो यहाँ पर तो पॉजिटिव ही है, पर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि इस वाले पॉइंट को x1 y1 ले लो, इसको x2 y2 ले लो, तो नेगेटिव डिस्टेंस ना आए, इसलिए एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन लगा दिया। ये था हमारा सेकंड स्पेशल केस। तो यहाँ पर मैं आपको करा रहा हूँ स्पेशल केस। वैसे डिस्टेंस फार्मूला अगर आपको पता है तो आपको इन स्पेशल केस की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट डिस्टेंस फार्मूला लगाइए। पर कई बार स्पेशल केस आपको जल्दी आंसर दे देता है, जैसे अभी मैं आपको बताऊँगा। कुछ सवाल दूंगा, जैसे आपको निकालना है डिस्टेंस बिटवीन 2,3 एंड 2,15, तो इसका आंसर क्या होगा। डिस्टेंस होने वाला है, एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम है, देखिए यहाँ पर भी एक्स कोऑर्डिनेट सेम है कि कोई लाइन, अगर 2 पॉइंट उस लाइन पर हैं जो एक्स एक्सिस, जो लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो एक्स कोऑर्डिनेट सेम होता है। तो इसका डिस्टेंस डायरेक्ट निकाल लीजिए, 3 माइनस 15 का एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन माइनस 12 का एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, 12 यूनिट आ गया। तो देखिए डिस्टेंस फार्मूले से जल्दी आंसर आ गया है। डिस्टेंस फार्मूले लगाते तो भी आंसर आता, पर टाइम लगता। ऐसे अगर इसी में मैं आपसे पूछूं कि 2,3 एंड 10,3 के बीच का डिस्टेंस बताइए, तो आप ये फार्मूला लगा सकते हो। वाई वाले तो सेम है, तो एक्स वाले आपस में घट जाएंगे, 2 माइनस 10 माइनस का 8, और एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन क्या कर देगा 8 यूनिट। तो देखिए इससे डिस्टेंस जल्दी नहीं निकल रहा डिस्टेंस फार्मूला के कंपैरिजन में, इसीलिए स्पेशल केस जरूरी है। एक लास्ट स्पेशल केस है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट
डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन से अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो ओरिजिन क्या होता है 0,0। तो उस पॉइंट को मान लेते हैं डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी एक्स कोमा वाई। ठीक है, तो एक पॉइंट है पी, वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कुछ भी हो सकते हैं, तो एक्स कोमा वाई माना और उसका डिस्टेंस ओरिजिन से निकालना है। तो पहला तरीका तो है डिस्टेंस फार्मूला लगा लो, आसानी से निकल जाएगा। तब आपको एक्स और वाई की वैल्यू पता होगी। पर एक स्पेशल केस भी है, वो स्पेशल केस कैसे बनेगा, तो इसको मान लेते हैं पहला पॉइंट, इसको मान लेते हैं पहला पॉइंट x1, y1 और इसको मान लेते हैं दूसरा पॉइंट x2, y2। अब लगाना है डिस्टेंस फार्मूला। आप कहोगे डिस्टेंस फार्मूला तो अभी भी लगा रहे हो, तो हम भी डिस्टेंस फार्मूला लगा सकते हैं। हाँ, आप लगा सकते हो। मैं डिस्टेंस फार्मूला लगा के शॉर्ट फार्मूला बना रहा हूँ, जो कॉम्पैक्ट फार्मूला है, जिनको आप डायरेक्ट यूज करके आंसर निकाल सकते हो बिना डिस्टेंस फार्मूला लगाए, क्योंकि इन फार्मूले के डेरिवेशन में ही डिस्टेंस लग चुका है, डिस्टेंस फार्मूला लग चुका है। तो देखिए फार्मूला होता है x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। x1 क्या है, x1 है x, x2 क्या है 0, y1 क्या है, y1 है y और y2 क्या है 0। तो x में से 0 गया x ही आएगा और y में से 0 y आया। तो ये डिस्टेंस बन चुका है, डिस्टेंस फार्मूला बना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूले से आसान है, ये स्पेशल केस है डिस्टेंस फार्मूला का। इसका फ़ायदा क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं फाइंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P 5,12 फ्रॉम ओरिजिन, तो अब आपके पास दो तरीके थे। पहला कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स लिखो 0,0, फिर ये मान लिया x1 y1 0,0 मान लिया x2 y2, डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया। पर एक हमारे पास स्पेशल केस है कि अगर आपको किसी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना हो ओरिजिन से, तो आप ये फार्मूला भी लगा सकते हो। तो इस फार्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगा डिस्टेंस, इसे कहते हैं x, इसे कहते हैं y, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 12 का 1 44, 1 69 और 1 69 का स्क्वायर रूट क्या होता है 13 यूनिट्स। आप चाहो तो देख भी सकते हो 13 यूनिट डिस्टेंस होगा। स्केल की मदद से ग्राफ बनाना, पहले ग्राफ पेपर बनाओगे, उसके बाद इस पॉइंट को लोकेट करना 5,12 को, और फिर ओरिजिन और इस पॉइंट को स्केल से नाप लेना, इनके बीच की दूरी कितनी है, तो 13 यूनिट आएगा। 13 यूनिट मतलब कि अगर आप 1-1 सेंटीमीटर का गैप ले रहे हो तो 13 सेंटीमीटर आंसर आएगा। अगर आप 1-1 इंच का गैप ले रहे हो तो फिर 13 इंच डिस्टेंस आएगा इस पॉइंट और ओरिजिन के बीच में। ओरिजिन का है क्या है, जहाँ पर दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। अभी ये लेक्चर अब मैं आपको कराने वाला हूँ, आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए कि किसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन कैसे निकालेंगे, एक स्पेशल केस जो आपकी बुक में नहीं है। फिर मैं आपको कराने वाला हूँ कोलिनियरिटी टेस्ट, कि हमें कैसे पता लगेगा कि 3 पॉइंट कोलिनियर है या नहीं। कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, जो पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करते हैं उन्हें कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। जैसे 2 पॉइंट तो हमेशा एक लाइन पे लाई करते हैं तो इन्हें कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। पर क्या 3 पॉइंट जरूरी है हमेशा एक लाइन पे लाई करते? नहीं। मान लीजिए 3 पॉइंट एक लाइन पे लाई कर गए, पर अगर मैं 3 पॉइंट ऐसे बनाऊं तो लाई नहीं करेंगे ना एक ही लाइन पे, एक ही लाइन पे तो तीनों नहीं आ सकते। तो कोलिनियरिटी टेस्ट बताता है कि कौन से 3 पॉइंट एक ही लाइन पर हैं, कौन से 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट एक ही लाइन पे नहीं है। तो आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, ये हमारे बचे हुए टॉपिक है। इस लेक्चर के बाद आगे जो इस प्लेलिस्ट में लेक्चर अपलोड होने वाले हैं उसमें मैं आपको हर एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन कराने वाला हूँ। आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आपको कराने वाला हूँ रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन एक्स एक्सिस, इन वाई एक्सिस, इन लाइन y = x। देखिए ये तो आपके सिलेबस का पार्ट है कि रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन एक्स एक्सिस, इन वाई एक्सिस, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। इन लाइन y = x, इन लाइन y = x का मतलब एक ऐसी लाइन जिसके हर पॉइंट में x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू इक्वल हो। मैं यहाँ पर ये वाला केस कराने वाला हूँ। तो ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, फिर भी मैं क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना गलत नहीं है।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन एक्स एक्सिस। पहले ये समझते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन एक्स एक्सिस का क्या मतलब है कि आपके पास एक पॉइंट है और रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस का मतलब है आपने एक्स एक्सिस को मिरर मान लिया। अब देखते हैं उस पॉइंट की इमेज क्या होगी। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास ये है पॉइंट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप बता सकते हो। इस पॉइंट को ए नाम दे रहे हैं तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे 2,2। अब अगर मैं आपसे बोलूं रिफ्लेक्शन बताइए 2,2 का इन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन बताने का क्या मतलब है कि आपको एक्स एक्सिस को मिरर मानना है। इसको क्या मानना है? मिरर। अगर आप इसे मिरर मानोगे तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी? एक ही इमेज बनेगी कहीं नीचे, और जितने ऑब्जेक्ट को दूर रखा जाता है मिरर से उतनी ही इमेज मिरर के बिहाइंड बनती है सेम डिस्टेंस पे। ये आप पढ़ चुके हो साइंस में, आप डेली लाइफ में भी देखते हो। आप जैसे जैसे मिरर के पास आते हो आपका जो इमेज है, आपका जो बिंब है वो भी आपके पास आता है। इमेज मतलब बिंब होता है, हिंदी वालों के लिए मैं बता रहा हूँ। तो जितना मिरर के दूर ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही मिरर के पीछे इमेज मिरर से दूर होगी। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के पास आएगा वैसे वैसे इमेज भी मिरर के पास आएगी। तो अगर एक्स एक्सिस मिरर की तरह एक्ट कर रही है तो इसकी इमेज कहाँ होनी चाहिए? डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस है 2 यूनिट्स, तो नीचे होनी चाहिए इमेज, यहाँ पर बनेगी इमेज। और अगर मैं आपसे पूछूं, ये जो एक ही इमेज है, एक ही इमेज को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? ए डैश से। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो पहले एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, क्या आएगा 2, फिर वाई एक्सिस पे -2। तो देखिए ये जो मेरा ए पॉइंट था जिसके कोऑर्डिनेट थे 2,2, इसकी इमेज के कोऑर्डिनेट क्या निकला है? 2,-2। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इस बार पॉइंट ले लेता हूँ, ये इस पॉइंट को मान लेते हैं बी। क्या आप बता सकते हो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? बी के कोऑर्डिनेट है, पहले एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करा 2, फिर वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करा 4। तो बी पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट है 2,4। अब बताइए अगर एक्स एक्सिस मिरर है, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट पी एक्स कोमा वाई इन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन निकालना है, मतलब एक्स एक्सिस को मिरर की तरह एक्ट करना है। तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी? ऑब्जेक्ट जितना मिरर से दूर है इमेज भी मिरर के पीछे उतनी ही दूर फॉर्म होती है। तो देखिए डिस्टेंस है 4 यूनिट, जितना डिस्टेंस ये है वही एक्स एक्सिस पे है और जो है 4 यूनिट। तो हमारी इमेज भी 4 यूनिट नीचे बनेगी, तो यहाँ बनेगी। और इस सिंबल को क्या कहेंगे? बी डैश। ये जो इमेज है, अगर बी पॉइंट है तो इमेज के लिए डैश यूज करता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? पहले एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाला -2, फिर वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाला -4। तो क्या है, इस जो बी पॉइंट था जिसके कोऑर्डिनेट थे 2,4, उसकी इमेज के कोऑर्डिनेट क्या है? -2,4। और यहाँ पर बी के भी कोऑर्डिनेट्स -2,4 है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर एक्स की वैल्यू माइनस है। तो आपने इन दोनों एग्जाम्पलों में एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो वाई कोऑर्डिनेट है ना वो अपना साइन चेंज कर रहा है। देखिए एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम है और एक्स कोऑर्डिनेट सेम ही रहेगा, क्यों रहेगा? और ये समझना काफ़ी आसान है, ये तो हो गई। क्योंकि मान लीजिए जो मेरा हाथ है एक्स एक्सिस है, अब कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है और एक्स एक्सिस एक्ट एज अ मिरर, तो पॉइंट एक्स एक्सिस के नीचे आ जाएगा। तब पॉइंट एक्स एक्सिस के नीचे आएगा तो वाई कोऑर्डिनेट ही तो चेंज होगा, क्योंकि पॉइंट अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है तो वाई कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव होता है, और अगर एक्स एक्सिस के नीचे है तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? नेगेटिव। तो एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा क्योंकि जो पॉइंट है वो परपेंडिकुलरली डिस्प्लेस होगा। वैसे ही मैं अगर कुछ और एग्जांपल लूँ, जैसे इस बार मान लेते हैं हमारा पॉइंट है थर्ड क्वाड्रेंट में, ये रहा पॉइंट, इसको मान लेते हैं सी। अब मैं आपसे पूछूं सी के कोऑर्डिनेट क्या है? तो पहले आप एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए -6, फिर आप वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए -2। ये स्केल पर नहीं है, रफली बना रहा हूँ। तो बताइए इसकी जो इमेज है, अगर एक्स एक्सिस मिरर है तो इसके ऊपर बनेगी, जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा जाएगा उतने डिस्टेंस पर इमेज बनेगी। तो 2 यूनिट ऊपर बनेगी इमेज, 2 यूनिट। तो ये बन गई इमेज, इसको हम कहेंगे सी डैश। और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? पहले एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करा -6, और फिर वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करा 2। तो आप देख सकते हो अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट था, ये उस पॉइंट की लोकेशन थी, तो उसकी इमेज की लोकेशन देखो कहाँ है। ध्यान दीजिए कि वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। यहाँ पर -2 था, इमेज में 2 हो गया। यहाँ पर 4 था, इमेज में -4 हो गया। 2 था, इमेज में -2 हो गया। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं कि इमेज ऑफ अ पॉइंट पी एक्स वाई इन एक्स एक्सिस के, यहाँ पर कोई पॉइंट है पी एक्स वाई, आर्बिट्री पॉइंट है। आर्बिट्री पॉइंट मतलब किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है, किसी भी एक्सिस पे हो सकता है। तो ये जो पॉइंट है
अगर मैं इसकी इमेज निकाल रहा हूँ एक्स एक्सिस, तो बताइए इमेज क्या होगी, पी डैश एक्स, एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम होता है, एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम है, वाई कोऑर्डिनेट में क्या बदलाव आता है, वाई कोऑर्डिनेट में माइनस का साइन ऐड हो जाता है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो ये रहा, तो अगर एक पॉइंट है एक्स कोमा वाई, तो उसकी इमेज क्या होने वाली है एक्स एक्सिस में, एक्स कोमा माइनस वाई। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, फाइंड इमेज ऑफ पॉइंट 3 कोमा माइनस 5 इन, पहले पूछता हूँ 3 कोमा 5 इन एक्स एक्सिस, तो इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर होने वाला है एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट में माइनस एक्स्ट्रा ऐड कर दोगे, क्योंकि हम परपेंडिकुलरली नीचे आ रहे हैं। तो एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू -5, तो ये होगी इसकी इमेज। आप देख भी सकते हो 3,5 कहाँ होगा, 3 ये रहा और 5 ये रहा, यहाँ पर कहीं ये पॉइंट होगा 3,5, ठीक है। और इसकी इमेज होगी नीचे, ये है 3,5। जितना ऑब्जेक्ट दूर है मिरर से उतनी ही इमेज दूर बनेगी, तो इमेज बनेगी यहाँ पर, जो कि आप देख सकते हो 3,-5 है। एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला तो 3, वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला -5, तो देखिए वाई कोऑर्डिनेट चेंज हुआ है। तो ये है रूल, अगर यहाँ पर वाई है तो आपको एक माइनस एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। अगर मैं माइनस का वाई लिख देता तो आप एक माइनस एक्स्ट्रा लगाते, क्योंकि वाई की वैल्यू यहाँ पर क्या है -5, आपको लिखना है -y, मतलब माइनस ऑफ -5, तो ये +5 हो जाता। तो बस आपको ये याद रखना है कि वाई कोऑर्डिनेट का साइन चेंज करना है। अब बात करते हैं इसकी, रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट P ऑफ x, y इन y एक्सिस। y एक्सिस में रिफ्लेक्शन कैसे निकालेंगे? अब अगर y एक्सिस में रिफ्लेक्शन निकालेंगे तो y एक्सिस मिरर की तरह काम करेगी। तो जैसे मान लीजिए ये मेरा पॉइंट है, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं A, और इसकी वैल्यू है 2,1, इसके कोऑर्डिनेट से 2,1। तो बताइए अगर y एक्सिस मिरर की तरह काम कर रही है, तो जितना ऑब्जेक्ट मिरर से दूर रखा है, y एक्सिस से दूर रखा है, उतने ही इमेज y एक्सिस के पीछे बनेगी। तो 2 यूनिट दूर रखा है, 2 यूनिट, तो यहाँ पर बनेगी हमारी इमेज A डैश। और बताइए इसके कोऑर्डिनेट क्या है, पहले x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला -2, फिर y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला 1। ध्यान दीजिए y कोऑर्डिनेट तो सेम है, पर इस बार x कोऑर्डिनेट चेंज हुआ है। कुछ और एग्जांपल दिखलाता हूँ। मान लीजिए हमने एक पॉइंट लिया है, ये एक पॉइंट लिया हमने, इस पॉइंट को मान रहे हैं B। अब बताइए इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पहले x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा -5, फिर y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा 4, तो B के कोऑर्डिनेट है -5,4। और हमें क्या करना है, हमें रिफ्लेक्शन निकालना है इन y एक्सिस। इन y एक्सिस में रिफ्लेक्शन निकालने का क्या मतलब है कि y एक्सिस मिरर है। अब जितना ऑब्जेक्ट मिरर से दूर रखा है, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस 5 है, 5 यूनिट, तो उतना ही जितना ऑब्जेक्ट मिरर से दूर रखा है उतना ही इमेज मिरर के पीछे बनेगी। तो इमेज कहाँ बनेगी, 5 यूनिट दूर, ये हटा देता हूँ, 5 यूनिट ये रहा, तो यहाँ पर बन जाएगी इमेज, ये हो गया B डैश। अब बताइए पहले x पे परपेंडिकुलर डाला 5 और y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला 4, तो देखिए यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से देखो तो y कोऑर्डिनेट तो सेम है, x कोऑर्डिनेट चेंज हुआ है। इसमें y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे थे, x कोऑर्डिनेट सेम था। इसमें क्या हो रहा है, इसमें x कोऑर्डिनेट बदल रहा है। देखिए y कोऑर्डिनेट सेम है, 4 4 1 1। तो इससे हम क्या, एक एग्जांपल और देता हूँ। मान लीजिए ये एक पॉइंट है, इसको मान लेते हैं C। तो पहले x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा -4, फिर y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा -2। तो C के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -4, -2। और अगर आप इसकी इमेज निकालोगे, क्योंकि y एक्सिस कैसे एक्ट कर रहा है, मिरर की तरह, तो फिर जितना ऑब्जेक्ट मिरर से दूर है, इमेज भी उतनी ही दूर बनेगी पर बिहाइंड द मिरर। तो ये डिस्टेंस कितना है, 4 यूनिट, तो 4 यूनिट पे बनेगी इमेज, ये रही। अब आप ध्यान से देखिए, अगर मैं इसे C डैश कहता हूँ तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू -2। तो फिर से आप देखिए x कोऑर्डिनेट चेंज हुआ है, y तो सेम है। तो हम क्या लिख सकते हैं इससे, रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट Px, y इन y एक्सिस। y एक्सिस में रिफ्लेक्शन क्या होता है, x कोऑर्डिनेट चेंज हुआ है। देखिए बार बार हर जितने भी मैंने 3 पॉइंट लिए थे उनमें x कोऑर्डिनेट चेंज हुआ है। तो x है तो -x हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये 2 सब कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट Px, y एक्स एक्सिस क्या होता है। एक्स एक्सिस में अगर आप रिफ्लेक्शन निकाल रहे हो तो y कोऑर्डिनेट चेंज होगा, अगर आप y एक्सिस में रिफ्लेक्शन निकाल रहे हो तो y
वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन निकालने का मतलब क्या है कि ये अगर वाई एक्सिस है तो एक पॉइंट यहाँ है तो उसका रिफ्लेक्शन यहाँ होगा। तो देखिए वाई की वैल्यू थोड़ी ना बदल रही है, एक्स की वैल्यू बदल रही है, क्योंकि इस साइड अगर एक्स आप नेगेटिव ले रहे हो तो इस साइड एक्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा। एक सवाल, फाइंड इमेज ऑफ पॉइंट 7,8 इन वाई एक्सिस। तो इसका आंसर क्या होगा, वाई एक्सिस में निकाल रहे हैं इमेज। अगर वाई एक्सिस ये रही तो ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आएगा, तो वाई की वैल्यू तो सेम है, वाई की वैल्यू तो सेम है, एक्स की वैल्यू चेंज होगी। तो -7,8 ये फॉर्मूला लिखा है एक तरीके से कि एक्स एक्सिस में इमेज निकालनी है तो वाई कोऑर्डिनेट चेंज कर दो, वाई एक्सिस में इमेज निकालनी है तो एक्स कोऑर्डिनेट चेंज कर दो। और चेंज कैसे करना है, उसका एडिटिव इन्वर्स लेना है। मतलब 5 है तो 5 का एडिटिव इन्वर्स होता है -5। एडिटिव इन्वर्स वो नंबर होता है जिनको ऐड करके 0 आ जाए। जैसे 5 में क्या ऐड करोगे 0 आएगा, तो आप कहोगे -5, तो 5 का एडिटिव इन्वर्स है -5। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अगर आप एक्स एक्सिस में इमेज निकाल लो तो वाई कोऑर्डिनेट का एडिटिव इन्वर्स ले लो, क्योंकि इन्हें जोड़ के 0 आएगा। अगर आप एक्स एक्सिस में, अगर आप वाई एक्सिस में इमेज निकाल लो तो एक्स एक्सिस का एक्स जो कोऑर्डिनेट है उसका आप ले लो एडिटिव इन्वर्स। अब बात करते हैं स्पेशल केस की, जो आपकी बुक में नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस। आउट ऑफ सिलेबस। अब ये क्या है, पहले ये समझते हैं y इक्वल टू एक्स लाइन होती क्या है। देखिए ये पॉइंट होगा 1,1, ये पॉइंट होगा 2,2, ये पॉइंट 0,0, ये पॉइंट होगा 3,3, ये पॉइंट होगा 4,4, ये पॉइंट होने वाला 5,5। ऐसे ये -1,-1, ये -2,-2, ये -3,-3, -4,-4, -4,-4। तो एक ऐसी लाइन जिस पर हर पॉइंट के x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट सेम हो, उस लाइन को कहते हैं y इक्वल टू एक्स लाइन। ये स्केल पर नहीं है, नहीं तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनती। तो इस लाइन को कहा जाता है y इक्वल टू एक्स लाइन। क्यों? क्योंकि इस लाइन का हर पॉइंट में x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट सेम है। जैसे मैं ये पॉइंट लेता हूँ इस लाइन पे तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2। मैं ये वाला पॉइंट लेता हूँ ये लाइन पे तो y की वैल्यू -4, x की वैल्यू -4। ये वाला पॉइंट लेता हूँ, ये वाला पॉइंट, तो y की वैल्यू -5, x की वैल्यू भी स्केल पर नहीं है, x की वैल्यू भी -5। रफ डायग्राम है, स्केल पर नहीं है। अगर आप ग्राफ पेपर बनाओगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा। और ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 45 डिग्री का। ऐसे याद रखना, ऐसे नहीं कि कोई भी लाइन आप बना दोगे और वो y इक्वल टू एक्स लाइन हो जाएगी। तो अब हम समझते हैं कि इसमें रिफ्लेक्शन क्या होगा। अगर मैं आपसे पूछूं ये पॉइंट क्या है, तो आप कहोगे 5,2, 5,2। पहले एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाला, फिर वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाला। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि इसकी इमेज क्या है, इस पॉइंट को ए कह दिया, और मिरर क्या है इस बार, मिरर ये लाइन है, क्योंकि इस लाइन में इमेज निकालनी है ना, तो लाइन एक्ट एज मिरर। तो देखिए जितना ऑब्जेक्ट दूर है मिरर से उतना ही इमेज दूर बनेगी मिरर से, तो कहीं यहाँ इमेज बनेगी। इसे थोड़ा परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। हाँ ठीक है, यहाँ पर। और अगर आप ध्यान से देखो, तो इसमें x की वैल्यू क्या है 2 और y की वैल्यू क्या है 5। तो ये जो इमेज है एक ही, ये क्या हो गया 2,5। कुछ आपको समझ में आया यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर x और y कोऑर्डिनेट इंटरचेंज हो गए। कुछ और एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैंने एक पॉइंट ले लिया, ये रहा, ये पॉइंट है 3,1, इसको b मान लेते हैं। तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1। x पर परपेंडिकुलर डाला तो 3, y पर परपेंडिकुलर डाला तो 1। अब देखते हैं इसकी इमेज क्या होगी। इस पर परपेंडिकुलर किस तरीके से ड्रॉ होने वाला है, कुछ इस तरीके से। अब जितना ऑब्जेक्ट मिरर से दूर है, इमेज भी मिरर से उतनी ही दूर बनती है, तो इमेज बनेगी कुछ यहाँ पर। ये लाइन थोड़ी सीधी नहीं है, ठीक है। ये होगी इसकी इमेज, इसको कहेंगे b'। और आप ध्यान से देखिए b' की कोऑर्डिनेट्स क्या है। पहले x पर परपेंडिकुलर डाला 1 और y पे परपेंडिकुलर डाला 3, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए 1,3। फिर से आप देख सकते हो कि x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट इंटरचेंज हो गए।
तो इसके केस में क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट पी एक्स कोमा वाई इन लाइन वाई इक्वल टू एक्स, क्या होने वाला है, पी डैश क्या होने वाला है, वाई कोमा एक्स, वाई कोमा एक्स। जैसे एक सवाल पूछता हूँ, फाइंड रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट, रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट -3, -2 इन लाइन y इक्वल टू एक्स। तो इसका आंसर पूछ रहा हूँ, तो इसका आंसर क्या होगा, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को इंटरचेंज कर दो, तो आंसर होने वाला है -2, -3। देखते हैं कैसे, ये पॉइंट कहाँ है, -3, -2, -3 ये रहा और -2 ये रहा, -3 -2 ये रहा पॉइंट, x की वैल्यू -3, y की वैल्यू -2। और इसका रिफ्लेक्शन कहाँ होगा, अगर ये मैंने परपेंडिकुलर डाला तो इस डिस्टेंस पे, और अगर आप ये चेक करो तो x की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू -3 है, तो -2, -3, और वही देखिए आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये रिफ्लेक्शन वाला आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आप ग्राफ पेपर पे लाइन बनाओगे तो बिल्कुल स्ट्रेट बनेगी। ये जो मैंने एक्स एक्सिस खींची है, वाई एक्सिस खींची है, और इस पर जो नंबर लिखे हैं वो स्केल पर नहीं है, ये समझाने के लिए है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे किसी भी लाइन सेगमेंट का। जैसे